Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. Today in this lecture, I am going to cover your last chapter of class 8th history, and the name of the chapter is Formation of erstwhile Jammu and Kashmir State and Dogra Role. In simple हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे बनी, क्योंकि पहले एक स्टेट नहीं थी, पहले एक रीजन हुआ करता था जिसमें कोई भी एम्पायर आता था, इस पे रूल करता था, फिर ये एक स्टेट बनती है और स्टेट के बाद ये यूटी बनती है जो रिसेंटली हुआ। और फिर स्टेट इसको कौन बनाता है? जो डोगराज होते हैं, जम्मू के डोगरा जिसका नाम होता है गुलाब सिंह, वो इस जे के स्टेट को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हम इस लेक्चर में हमें यही पढ़ना है। और फिर जो डोगरा रोल था, उन्होंने यहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, ये सब हमें इस चैप्टर में सिंपल पढ़ना है। बट आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ कश्मीर, कि मैं आपको पहले 1-2 मिनट में समझाऊंगा कि कश्मीर की फॉर्मेशन कैसी हुई। ठीक है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, मे बी किसी ने सुना होगा, बट अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं कि कश्मीर की फॉर्मेशन कैसे हुई, कश्मीर फॉर्मेशन, ठीक है, कश्मीर फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना। नीलमत नीलमत पुराना एक बुक है, अर्लीस्ट बुक ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। इसमें लिखा है कि जो ये कश्मीर था, ये पहले एक लेक हुआ करता था। ये पहले क्या हुआ करता था? लेक। उस लेक का नाम था सती सर। सती सर। इस जो कश्मीर था, ये पहले लैंड नहीं था, पहले पूरा जो कश्मीर वैली है ये एक लेक था। उस लेक का नाम हुआ करता था सती सर। ये जो सती है, ये नाम क्यों है इसका सती? क्योंकि जो लॉर्ड शिवा की वाइफ है, उसका नाम, इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था सती, और इसलिए इस कश्मीर को कहा कहा जाता था पहले सती सर लेक। तो अब हिस्ट्री क्या है इसकी? जो ये लेक था, अब इसमें एक शैतान रहता था। सपोज यहाँ पर एक लेक है, ये पूरा कश्मीर है, ठीक है, इसमें एक जो डेमन था, एक शैतान था जिसका नाम था जलोद बावा, जेबी जलोद बावा। ये इस लेक में रहता था और ये लोगों को परेशान करता था। यहाँ हर जगह क्या है? माउंटेन्स। क्योंकि कश्मीर क्या है? कश्मीर वैली, वैली में जो हर जगह से माउंटेन से कवर किया हो। ठीक है, तो जो इन माउंटेन्स के रीजन्स में कुछ लोग रहते थे, तो वो इस जलोद बाबा से परेशान थे, क्योंकि ये बहुत क्रूअल था, ये बहुत हारिश था। ठीक है, इसने ये टॉर्चर करता था लोगों को, तो फिर लोग जो है ये बहुत परेशान हुए इसकी वजह से, जलोद बाबा। ठीक है, फिर क्या होता है, एक सेंट आता है, एक ऋषि होता है, जब ये सुनता है कि कश्मीर में कि कोई रीजन ऐसा है, वैली, जहाँ पर एक डेमन है, शैतान है, जलोद बाबा जिसका नाम है, वो लोगों को परेशान करता है, तो फिर ये आता है कश्यप ऋषि। ठीक है, उसका नाम होता है कश्यप ऋषि। ये एक सेंट होता है। जब ये सुनता है कि यहाँ लोग परेशान है, एक सेज होता है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर आता है, फिर ये गॉड से दुआ करता है कि मैं इन लोगों को कैसे बचाऊं इस जलोद बाबा से। ठीक है, फिर ये दुआ करता है गॉड से, तो गॉड से उसको एक आइडिया देते हैं कि जो ये पूरा लेक है, आप जो इसका पानी है, आप इसको ड्रेन करो, आप इस पानी को खाली करो। तो फिर एक बारामूला, जो हम जिसको हम आज बोलते हैं बारामूला, ठीक है, ये उस पे एक होल करता है, एक फ्लो आउट, जहाँ से जो सिटीसर का पूरा का वाटर है वो यहाँ से निकलता है, और जब पूरा का पूरा जो कश्मीर वैली है ये ड्राई लैंड इमर्ज होता है, और एक लैंड इमर्ज होता है। पहले क्या था? पूरा का पूरा वाटर था, एक लेक था जिसका नाम था सिटीसर। अब जब इसने बारामूला से एक सपोज एक फ्लो आउट, एक माउंटेन को खोदा जहाँ से पूरा पानी निकला इस लेक का, और अब ये लैंड इमर्ज हुआ लेक से। तो हम इसलिए जो नाम पड़ा कश्मीर का, वो कश्यप ऋषि से निकला कश्मीर। दैट मीन्स द लैंड ऑफ कश्यप ऋषि। सो ये एक स्टोरी थी इन सिंपल। मैंने आपको बताया पहले जो कश्मीर वैली थी, ये एक लेक था, सतीसर लेक था। फिर एक यहाँ पर एक शैतान रहता था जलोद बावा, वो लोगों को परेशान करता था। फिर एक सेज आता है, सेंट आता है, जब ये कहानी सुनता है, फिर वो यहाँ आता है वैली में और अपनी गॉड से दुआ करता है कि मेरे कोई आइडिया ऐसा दो ताकि मैं लोगों को बचाऊं। तो फिर ये यहाँ से बारामूला से माउंटेन खोता है, तो एक होल करता है जहाँ से पूरा पानी निकलता है और कश्मीर वैली इमर्ज होता है, और फिर यहाँ लोग आते हैं रहने के लिए, और इसका नाम पड़ता है इसलिए कश्मीर, क्योंकि जो कश्यप ऋषि है इस नाम से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर है स्टार्ट। तो सिंपली आपका जो चैप्टर है वो इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड डोगरा रोल।
एरस्टवाइल जो इसका वर्ड है ये आपको पहले पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। एरस्टवाइल सिंपली मीन्स कि जो पहले हुआ करता था कोई चीज़ आज नहीं है। सपोज हम बोलते हैं एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हम ये क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दैट मीन जो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थी अब ये स्टेट नहीं है। एरस्टवाइल हम तभी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये यूटी है, सबको पता है। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। पहले आपको मैं एक हिस्ट्री समझाऊंगा। जो एक कश्मीर रीजन था पहले कोई स्टेट नहीं हुआ करती थी, लाइक 1700s में, 1800s में, ठीक है, अप टू 1846 तक। यहाँ तक कश्मीर कोई स्टेट नहीं थी, एक रीजन था जिसमें बहुत सारे एम्पायर्स आए थे, लाइक मुगल एम्पायर यहाँ आए थे, अफगानस आए थे, सिखस आए थे, ठीक है। तो ये जो कश्मीर था, अब हमें यहाँ डोगरा से पढ़ना है। तो डोगरा रूल से पहले कश्मीर में कौन सी एम्पायर थी? वो थी सिख एम्पायर, ठीक है, वो थी सिख एम्पायर। ये रूल करती है सिख एम्पायर 1890 से लेके 1846 तक यहाँ कश्मीर में। तो मैंने जो कश्मीर पार्ट था ये सिख एम्पायर के अंडर में था। तो जो सिख एम्पायर का रूलर था उसका नाम था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह उसका रूलर का नाम था। इसकी डेथ होती है 1839 में, 1839 एडी में। तो जब तक सिख एम्पायर, जब तक रंजीत सिंह था कश्मीर में, तो ब्रिटिश ने कभी कश्मीर को कश्मीर में लड़ने की ट्राई नहीं की, क्योंकि रंजीत सिंह जो था ये बहुत पावरफुल रूलर था। तो ब्रिटिश को पता था कि हम तो रंजीत सिंह को आसानी से नहीं हराएंगे, हमें फिर बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रंजीत सिंह था ये बहुत पावरफुल रूलर था। तो इसकी जब जब तक ये था जब तक सिख एम्पायर थी रंजीत सिंह के अंडर, मीन्स कश्मीर के बारे में अभी ब्रिटिश ने सोचा नहीं था। जब इसकी डेथ होती है 1839 में, तो उसके बाद एंग्लो सिख वार होते हैं। एंग्लो सिख वार होते हैं सिंपली इसका मतलब क्या है? एंग्लो मीनस ब्रिटिश एंड सिख मीनस सिख जो पंजाब के रूलर थे। मीनस अब ब्रिटिश और सिख के दरमियान लड़ाई होती है जब रंजीत सिंह की डेथ होती है, जो सिख एम्पायर का रूलर होता है। तो उसमें सिख हार जाते हैं ब्रिटिश के सामने। अब मैंने आपको पहले ही बोला जो कश्मीर एक रीजन था ये किसके अंडर था? ये सिख एम्पायर के अंदर आता था। सिख एम्पायर के अंडर आता था कश्मीर रीजन आपका, ठीक है। तो अब जब सिख एम्पायर ने यहाँ हारा ब्रिटिश के सामने 1845 में, 1845 में सिख एम्पायर हार जाती है। दो वार होती है, एंग्लो सिख वार दो बार होती है। फर्स्ट वार में भी सिख एम्पायर हारती है और दूसरी वार में भी सिख एम्पायर हार जाती है। तो यहाँ से अब सिख एम्पायर को बोला जाता है ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश एंग्लो मीनस यहाँ आप समझना ये ब्रिटिश है, ठीक है, एंग्लो मीनस ब्रिटिश। तो ब्रिटिश सिख एम्पायर को बोलते हैं कि आपने जो मुझसे वार किया है, आपने नुकसान किया क्योंकि मैंने आप पे मनी इन्वेस्ट किया, तो आपको अब मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। मीनस अब आपको पैसे देने पड़ेंगे ब्रिटिश को, क्योंकि आपने ब्रिटिश की से लड़ाई की, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब सिख एम्पायर के पास उतने पैसे नहीं थे। सिख एम्पायर वाज नॉट एबल टू रिपे द कमीशन कंपनसेशन विच वाज अफोर्ड बाय ब्रिटिश। जितना ब्रिटिश ने बोला था, इसने इसको बोला था कि आपको 1.50 करोड़ देना है, मीनस 1.50 करोड़। दैट सिंपली मीन्स 100 लाख एंड 50 लाख, दैट इज मीन्स 1.50 करोड़। लेकिन ब्रिटिश जो सिख एम्पायर थी इसके पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो फिर ब्रिटिश को क्या बोलती चलो सिख एम्पायर आपके पास अब जब पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास जो कश्मीर का रीजन है ना आपके अंदर, क्योंकि कश्मीर तो आपका ही पार्ट है अभी सिख एम्पायर की पार्टी, उसको आप हमें दे दो। कश्मीर को हमें आप रिटर्न कर दो, तो हम आपसे 1.5 करोड़ नहीं लेंगे। तो जब सिख एम्पायर को ये बोला गया तो सिख एम्पायर क्या ही कर सकती थी, पैसे तो नहीं थे। तो सिख एम्पायर मजबूर थी। सिख एम्पायर को कश्मीर को देना पड़ा, कश्मीर को खोना पड़ा। किसको देना पड़ा? ब्रिटिश की तरफ। लेकिन जो ब्रिटिश एम्पायर था इस ये नहीं चाहती थी कि मैं कश्मीर रीजन में जाऊं और वहां पर रोल अपना करूं, डायरेक्ट रोल अपना करूं। ये चाहती थी मुझे कोई ऐसा बंदा मिले, एक ऐसा लॉयल बंदा जिसको मैं बोलूंगा कि ठीक है आप मेरे बदले वहां एक अपनी एम्पायर बनाओ, लेकिन हेड तो मैं ही रहूंगा, लेकिन आप अपनी वहां गवर्नमेंट बनाओ, लोगों को चलाओ, बट जो हेड होगा आपका वो ब्रिटिश ही होगा। तो जो रंजीत सिंह था, सुन लीजिए, जो रंजीत सिंह था इसके अंदर एक पर्सन था जिसने काम किया था, उसका नाम था गुलाब सिंह। उसका नाम था गुलाब सिंह। इसने पहले एज ए ट्रूपर मीन्स एज आर्मी, इसने जो गुलाब सिंह था ये जम्मू से था। इस जो डोगरा जात है ये उस डोगरा से था। डोगराज कहाँ है? जम्मू में। तो जो गुलाब सिंह था ये सर्विस पहले कहाँ लेता है? रंजीत सिंह की जो सिख एम्पायर था वहां पर एज ए पहले ट्रूपर बनता है, मीन सोल्जर बनता है। तो फिर ये वहां सक्सेसफुल होता है। तो फिर रंजीत सिंह इसको देता है जम्मू। रंजीत सिंह इसको टाइटल देता है राजा।
और जो जम्मू पार्ट है वो रंजन सिंह इसको बोलता है कि गुलाब सिंह को, ठीक है आपने मेरे लिए बहुत लड़ा, आपने बहुत कामयाबी दिखाई, आप बहुत ब्रेव हो, तो मैं आपको जम्मू रीजन ऑफर करता हूँ, आप वहां पर रोल कर सकते हो, ठीक है। ये इसको कब देता है? 1822 में इसको जम्मू मिलता है, किसको? गुलाब सिंह को। अब मीनस गुलाब सिंह किसके अंडर काम कर रहा था? रंजीत सिंह के अंडर काम कर रहा था, ठीक है। इसी के एम्पायर में गुलाब सिंह काम कर रहा था, ठीक है। बट जब सिख एंग्लो सिख वार्स होती है, मीनस जब ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बिटवीन लड़ाई होती है, तो गुलाब सिंह सिख एम्पायर को वहां पर हेल्प नहीं करने आता है, क्योंकि गुलाब सिंह बहुत चालाक था। उसको पता था कि अगर मैं हेल्प भी करूंगा तब भी हम हार ही जाएंगे और मे भी मुझे कुछ फायदा ही ना मिले। गुलाब सिंह बहुत क्लेवर था, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा था, ये बहुत सोचा था आगे के लिए। उसको पता था कि अगर मैं ब्रिटिश के अगेंस्ट जाऊंगा तो मुझे फायदा तो मिलने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब ब्रिटिश को पता चला कि सिख एम्पायर में ही एक ऐसा बंदा है तो जो बहुत ब्रेव है, जिसने बहुत सारी लड़ाई की है और बहुत बहुत हमेशा जो लड़ाई है वो जीती है, वो ब्रेव है, सोल्जर भी है, तो उसने सोचा क्यों ना हम उसी पर्सन को बोलेंगे कि आप ही कश्मीर को ले लो, आप ही कश्मीर पे रूल करो, क्योंकि हमने सुना है कि आप सिख एम्पायर में मैंने आपने बहुत कुछ अचीवमेंट्स की है, ठीक है। तो यहाँ से ऑफर मिलता है गुलाब सिंह को, क्योंकि पहले जो सपोज यहाँ ब्रिटिश है, यहाँ पर सिख एम्पायर है, और यहाँ पर है कौन सा? गुलाब सिंह। यही क्या है? ब्रिटिश। ये क्या है? सिख एम्पायर। ये क्या है? गुलाब सिंह। जब ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में लड़ाई होती है तो सिख एम्पायर हार जाती है, और ब्रिटिश उनको बोलता है सिख एम्पायर को, आप तो पैसे नहीं मतलब वापस कर सकते, मीन्स आप पैसे नहीं दे पाओगे हमें, अब आप क्या करो, कश्मीर को हमें दो, ठीक है, कश्मीर को हमें दो। तो सिख एम्पायर देती है कश्मीर किसको? ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश अब ऑफर करती है गुलाब सिंह को, ब्रिटिश अब ऑफर करती है गुलाब सिंह को कि आप कश्मीर के रूलर बन जाओ, आप कश्मीर हमसे खरीदो। तो गुलाब सिंह वहां पर खुश होता है कि वो बोलता है कि अरे मेरे पास जम्मू है तो मेरे पास अब कश्मीर भी आ जाएगा। लेकिन जो प्राइस होता है कश्मीर का वो होता है 75 लाख। तो मीनस ब्रिटिश ने 75 लाख में भेजा कश्मीर को गुलाब सिंह को, ठीक है, गुलाब सिंह। तो यहाँ से गुलाब सिंह जब कश्मीर को खरीदता है तो उसके बाद वो डोगरा रूल स्टार्ट करता है, और पहले जम्मू उसके पास ऑलरेडी था, अब कश्मीर भी आ गया उसके पास। तो अब जो गुलाब सिंह है ये आपके स्टेट को बनाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला? 1846 1846 से पहले कश्मीर एक रीजन था, मीन्स एक एरिया था जहां पर सिख आए, उन्होंने भी रूल किया, मुगल्स आए उन्होंने भी रूल किया, अफगानज आए उन्होंने भी रूल किया, शाहमीर डायनेस्टी आई उन्होंने भी रूल किया, तो मीन्स कश्मीर एक स्टेट नहीं थी। 1846 में क्या होता है? गुलाब सिंह को जब कश्मीर मिलता है ब्रिटिश के थ्रू 75 लाख रुपीज में, तो अब वो जेएंड के स्टेट को बनाता है, बट ये क्या बनती है? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स के वो स्टेट जहां पर सपोज ब्रिटिश ही हेड रहेगा, मतलब मेरे जो बॉस है वो ब्रिटिश ही होगा, लेकिन वहां पर उस स्टेट का अपना रूलर होगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ 1846 में। तो अब तो जेएंडके का रूलर कौन है? वो है गुलाब सिंह, बट जो बॉस है, जो गुलाब सिंह है, वो किसके अंडर है? वो है अभी भी ब्रिटिश के अंडर। दैट मीन्स प्रिंसली स्टेट मीन्स बॉस कोई और है, लेकिन उस स्टेट में हाँ अपना रूलर भी चल होगा, ठीक है, ये है प्रिंसली स्टेट। तो 1846 से लेकर 1947 तक जो जम्मू एंड कश्मीर था ये क्या रही? प्रिंसली, PRINCELY, प्रिंसली स्टेट। और 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद कश्मीर को अपनी इसने इंडिया के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, तो फिर ये स्टेट बन गई। मीन्स अब ये प्रिंसली स्टेट नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटिश यहाँ से चली गई, मीन्स अब JNK को अपना खाली रूलर होगा, बास अब ब्रिटिश नहीं रहेगी। तो 1947 से लेकर 2019 तक ये क्या रही थी? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, और उसके बाद ये क्या बनी? यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो ये थी कश्मीर की हिस्ट्री एक स्टेप वाइज, ठीक है। तो हम इसलिए पढ़ते हैं फॉर्मेशन, बनना किसका? ऑफ एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बनना किसको? जो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थी उसका बनना, ये आपको पढ़ना है कि कैसे बनी, एंड फिर डोगरा ने रूल जो उस स्टेट में किया वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं आपके नोट्स पे। फर्स्ट, व्हाट डज द चैप्टर टाइटल मीन? इस जो आपका चैप्टर है इस टाइटल का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, हाउ समथिंग वाज क्रिएटेड, सिंपली जो मैंने आपको बोला कैसे कोई चीज बन गया। एरस्टवाइल, एरस्टवाइल मीन्स ओल्ड, फार्मर जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। जैसे हम बोलते हैं एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, मीन्स पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं? क्योंकि अब तो यूटी है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एरस्टवाइल। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मड इन 19th सेंचुरी मीन्स 1846 अंडर डोगरा रूलर्स, मीन्स गुलाब सिंह के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गई। कौन सी स्टेट? लेकिन प्रिंसली स्टेट, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश बॉस है, क्योंकि 1947 तक ब्रिटिश यहाँ पर थी, ठीक है।
डोगरा रूल, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि डोगरा के किंग्स थे, उसमें 4 किंग्स थे। पहला जो किंग था वो था गुलाब सिंह, उसने कैसे जेएंडके को रूल किया, और फिर जो बाकी के रूलर्स थे उनकी थोड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी, कैसे उन्होंने रूल किया जेएंडके में। 1846 से लेकर 1947 तक आपका यहाँ पर डोगरा रूल होता है, जिसमें आपके 4 रूलर्स आते हैं। मैंने आपको पहले बोला डोगरा एम्पायर से पहले कश्मीर में कौन था, दैट वाज सिख एम्पायर अंडर रंजीत सिंह। तो वो थी 1819 से लेके 1846 तक सिख एम्पायर था। फिर 1846 तक जब आपकी स्टेट बन गई जम्मू एंड कश्मीर, अब तो रीजन नहीं है, अब ये क्या है, प्रिंसली स्टेट है। और 1846 से लेकर 1947 तक आपके यहाँ डोगराज ने रूल किया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूंगा दिस चैप्टर से आपको क्या पता चलता है, दिस चैप्टर सिंपली टेल्स अस दैट हाउ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट वाज क्रिएटेड अंडर डोगरा किंग्स मींस गुलाब सिंह के अंदर कैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गई, प्रिंसली स्टेट कैसे बन गई, कैसे फॉर्मेशन हुई, एंड व्हाट काइंड ऑफ रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो फिर जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गई डोगरास किंग्स के अंडर, तो फिर उनका रूल कैसा था, उन्होंने कैसे चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कल्चर कैसे चलाया उन्होंने जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ। मीन्स 1846 से लेकर 1947 तक उन्होंने कैसे कैसे रूल किया यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ की टर्म्स है, आपको इनको पढ़ना नहीं है क्योंकि हम इनको चैप्टर में ही कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको ये बोला है, प्रिंसली स्टेट क्या है, हम किसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। इंडिया आज़ाद होने के टाइम देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। अब हम किनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, सिंपली ए रीजन रूल्ड बाय एन इंडियन किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। मीन्स अगर मैं आपको बोलूंगा कोई प्रिंसली स्टेट है, मेरे जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट है, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जेएंडके को अपना कोई किंग होगा, इसको अपना किंग होगा, हाँ, जो उसको रूल करेगा। बट जो किंग होगा उसके ऊपर कोई बॉस होगा, इसके ऊपर भी कोई बॉस होगा, दैट मीन्स प्रिंसली स्टेट, ठीक है। स्टेट में ये नहीं होता, स्टेट में खाली किंग होता है, कोई बॉस ऊपर नहीं होता। प्रिंसली स्टेट में जो उस स्टेट का किंग तो होगा, लेकिन किंग के ऊपर और कोई बॉस है जिसके अंडर किंग का मीन्स जो बॉस बोलेगा किंग को वही करना है, क्योंकि बॉस ने ही इसको बनाया। जैसे ब्रिटिश ने ही सिख एम्पायर से कश्मीर लिया, मीन्स कश्मीर किस किन का है, ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश को लगा कि हम रूल नहीं कर पाएंगे कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर एक हिली रीजन है और दूर है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर अभी इंडिया में पूरी तरह कंसोलिडेट नहीं हुई, उन्होंने पूरी इंडिया को कवर नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर हिली एरियाज है, हमें बहुत मतलब मुश्किल है वहाँ रूल करना, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम किसी ऐसे लॉयल बंदे को वहाँ अपॉइंट करेंगे जो हमारे लिए लॉयल होगा और वहाँ कश्मीर को भी चलाएगा, और कश्मीर भी हमारे अंडर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें अपना ही बंदा रहेगा जो कश्मीर को चलाएगा। दैट सिंपली मीन्स प्रिंसली स्टेट। जैसे जेएंडके वाज नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डोगरास में तो ब्रिटिश रूल नहीं कर रही थी कश्मीर में। वो रूल कौन कर रही थी, वो तो डोगरास थे, डोगरास किंग्स गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया, बट अंडर ब्रिटिश सुपरविजन। मीन्स ब्रिटिश के अंदर ही उन्होंने रूल किया, जो ब्रिटिश के हुक्म थे उनको वो करना पड़ता था, ठीक है। ये था, खाली आप ये टर्म याद रखना, राजतरंगी क्या है, ये कश्मीर हिस्ट्री के लिए बुक है जिसको किसने लिखा, कल्हाना ने इसको लिखा है, ठीक है। और अब हम तो इस चैप्टर से इन सिंपली मैं आपको बोलूंगा, अब आप क्या पढ़ोगे, स्टोरी ऑफ जो हाउ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज फॉर्मड अंडर डोगराज एंड देन रूल्ड बाय डोगराज एंड हाउ पीपल लिव्ड अंडर देम। मींस लोगों ने कैसे जिया, लोग कैसे रह रहे थे डोगराज किंग्स के अंडर, एंड हाउ फाइनली इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर फाइनली जो जम्मू एंड कश्मीर था ये इंडिया का पार्ट कैसे बन गया, इन सिंपली कैसे बन गया, जो डोगराज का लास्ट रूलर था जिसका नाम था महाराजा हरी सिंह। जब इंडिया आज़ाद होता है तो इन प्रिंसली स्टेटस को ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंडिया के भी साथ ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान के भी साथ ज्वाइन कर सकते हो, और आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो फिर फाइनली जब यहाँ पाकिस्तानी इन्वेजन आती है तो फिर उनको वो हरी सिंह को डराते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो। तो फिर हरी सिंह को डर लगता है, फिर वो इंडिया को बोलता है कि आप मेरी प्लीज़ मदद करो। फिर इंडिया उसको बोलता है कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले आप बोलो मैं इंडिया के साथ ज्वाइन करूंगा। मीन्स हरी सिंह को बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि हरी सिंह अभी रूलर किसका है, जेएंडके का, तो उसको बोलते हैं कि अगर आप इंडिया के साथ ज्वाइन करोगे तो हम इंडिया वाले हम आपकी मदद करने आएंगे, और पाकिस्तानी जो यहाँ इन्वेट करने आए हैं, लड़ाई करने आए हैं, उनको हम यहाँ से भगा देंगे। तो फिर हरी सिंह फाइनली उनको बोलता है कि ठीक है मैं इंडिया को ज्वाइन करता हूँ। फिर वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है जिसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक पेपर होता था, अगर किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन करना होता था, इनको ये पेपर दिया जाता था और इस पर साइन करना होता था। तो फिर फाइनली हरी सिंह इस पेपर पे साइन करता है, और 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बनता है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से
पहले हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर एक रीजन था सिख एम्पायर के अंडर। फिर जब सिख एम्पायर हार जाती है ब्रिटिश के सामने, क्योंकि ब्रिटिश का काम यही था, उसने वन बाय वन सबको हराया। चाहे वो मराठास थे, मैसूर के टीपू था, सुल्तान था, हैदर अली था, सिख एम्पायर था, उनको सबको हराना था। तो वैसे ही उसी लड़ाई में जब सिक्स की बारी आ गई तो ब्रिटिश ने उनको भी हराया और फिर सिख से पैसे मांगे। सिक्स के पास पैसे नहीं थे तो ब्रिटिश उनको बोलती है अब आप मुझे पैसे दो, तो 1.5 करोड़ बोलते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो फिर ब्रिटिश क्या बोलती है सिख एम्पायर को कि आप आपके पास जो अभी कश्मीर रीजन है उसको आप मेरे अंडर कर दो, तो आपको फिर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो सिख एम्पायर मजबूर होती है, तो ऐसे सिख एम्पायर ने खो दिया अपने कश्मीर को। फिर ब्रिटिश क्या करती है, फिर जो ब्रिटिश है ये कश्मीर को बेचती है गुलाब सिंह को, जो ऑलरेडी सिख एम्पायर में काम कर रहा था, लेकिन वो लॉयल था, वो मतलब चालाक था, उसको पता था मैं ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो फिर गुलाब सिंह को ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से, आप कश्मीर को ले जाओ 75 लाख में, और वहां पर आप रूल करो हमारे सुपरविजन में, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री चली, ठीक है। अब टॉपिक वन, अब हम इनको यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे चीजें चली। टॉपिक वन, द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे बन गई, बैकग्राउंड क्या है। बिफोर 1846 कश्मीर वाज अंडर सिख्स। जैसे मैंने आपको बोला कश्मीर 1846 से पहले सिख एम्पायर में था, जिसका रूलर था महाराजा रंजीत सिंह पंजाब। तो जो ये सिख एम्पायर था उसमें पंजाब था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, जो कश्मीर था, ये सब किसके अंडर था, सिख एम्पायर के अंडर था। तो गुलाब सिंह वॉज अ डोगरा लीडर फ्रॉम जम्मू। जैसे मैंने आपको पहले बोला वो था डोगरा था, और जो गुलाब सिंह था ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये जम्मू से था। जो महाराजा रंजीत सिंह था ये पंजाब से था, और जो गुलाब सिंह था ये जम्मू से बिलोंग करता था। लेकिन गुलाब सिंह ने सर्विस पहले कहाँ से ली, महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर में ही पहले सोल्जर बनता है, ठीक है। फिर जब ये वहां पर ब्रेवरी दिखाता है, अचीवमेंट दिखाता है, तो गुलाब इस रंजीत सिंह को इम्प्रेस करता है। फिर रंजीत सिंह इसको ऑफर करता है कि जम्मू रीजन 1822 में, इसको बोला जाता है कि आज से जो जम्मू रीजन है ये आपका है, मीन्स गुलाब सिंह का, ठीक है। तो ही बिकेम पावरफुल अंडर रंजीत सिंह। कौन पावरफुल बनता है, रंजीत सिंह के अंडर गुलाब सिंह, ठीक है। तो हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या आफ्टर रंजीत सिंह डाइड 1839। जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब रंजीत सिंह जिंदा था तो ब्रिटिश ने कभी नहीं सोचा हम सिख एम्पायर से लड़ेंगे, क्योंकि रंजीत सिंह क्या था, पावरफुल था। जब ये मर गया तो सिख एम्पायर क्या बनी, कमजोर हुई। तो फिर ब्रिटिश इनके साथ सिख्स के साथ दो लड़ाई करती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46, दो 1845 में एक बार होता है, 1846 में दूसरा बार होता है। तो दोनों बार सिख्स को हराया जाता है ब्रिटिश की तरफ से। यहाँ पर जो एंग्लो है मैंने आपको पहले ही बोला, ये इसका मतलब है ब्रिटिश, मीन्स जो ब्रिटिश और सिख्स के बिटवीन दो वार्स हुए, दोनों वार्स में ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। तो फिर जब सेकंड बैटल में सिख एम्पायर हार जाती है तो उस टाइम एक ट्रीटी की जाती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये कब साइन होती है, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। जो पहली ट्रीटी ब्रिटिश एम्पायर सिख एम्पायर के साथ साइन करती है उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो 9 मार्च 1846 में साइन होती है। इसमें क्या होता है, दिस हैपेंड बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द सिख एम्पायर। जब सिख्स ने जब सिक्स लॉस्ट फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जब सिक्स ने पहली लड़ाई हारी ब्रिटिश से, तो उस टाइम एक ट्रीटी की जाती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। ये लाहौर में की जाती है ट्रीटी, क्योंकि उस टाइम जो लाहौर था वो पंजाब रीजन में आता था। सिक्स को क्या क्या देना था, जब ये ट्रीटी हुई तो सिक्स को क्या बोला गया, क्योंकि सिक्स ने हारा, सिक्स तो यहाँ लूजर से, अब जिनको बोला जाएगा उनको करना पड़ेगा। तो उनको बोला गया कि गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द ब्रिटिश, क्योंकि आपने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे ब्रिटिश की तरफ से। तो ब्रिटिश हमेशा यही करती थी, अगर एक खुद ही लड़ाई करती थी किसी भी रीजन के साथ, किसी भी एम्पायर के साथ, फिर उसी को बोलती थी आपने मेरे साथ लड़ाई की अब आप मुझे पैसे दो। तो वही इसने यहाँ पर भी किया, दोनों ने लड़ाई की, लेकिन ब्रिटिश उसको बोलती है आपने मेरा नुकसान किया क्योंकि मुझे आपके साथ लड़ाई करनी पड़ी, अब आप मुझे कंपनसेशन दो, जो भी मुझे नुकसान हुआ उसका आप कंपनसेशन दो, बराबरी कर दो। सिंस दे कुड नॉट पे फुल मनी, मीने जो सिख थे उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो पूरे पैसे नहीं दे पाए। उन्होंने खाली कितना दिया, सपोज 75 लाख, क्योंकि 1.5 करोड़ था, तो 1.5 करोड़ का हाफ कितना है, वो है 75 लाख। तो 75 लाख सपोज, मतलब कुछ तो दिया था उन्होंने, सिख एम्पायर ने कुछ दिया था ब्रिटिश की तरफ से, 75 लाख दिया था। अब 75 लाख क्या था, पेंडिंग था। तो इनको कहा गया अब आपके पास 75 लाख तो नहीं है, अब आप क्या काम करो, जो आपके पास कश्मीर है उसको आप ब्रिटिश की तरफ कर दो, तो आपके 75 लाख माफ कर दिए जाएंगे। मीन्स कश्मीर को बेचा गया 75 लाख में। पहले सिक्स ने दिया कश्मीर को ब्रिटिश को, मीन्स पहले कश्मीर सिक्स के पास था, तो सिक्स ने किनको दिया, कश्मीर को, ब्रिटिश को। तो फिर जब कश्मीर ब्रिटिश के पास आ गया तो ये नहीं चाहती थी, ब्रिटिश को ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं रूल करूं डायरेक्ट कश्मीर पे, क्योंकि कश्मीर ये एक हिली रीजन था, वहां पर रूल करना बहुत मुश्किल था। तो ब्रिटिश ने सोचा हम किसी एक लॉयल पर्सन को देखेंगे
जो हमारे लिए लॉयल होगा हम कश्मीर उसको बेचेंगे, फिर वो कश्मीर में रूल करेगा हमारे बदले, हम पास रहेंगे लेकिन रूल वो करेगा वहां पर। तो फिर ब्रिटिश एम्पायर 75 लाख रुपीज में गुलाब सिंह को बोल दे दिए कि ठीक है आप हमें 75 लाख रुपीज दो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी फेमस है, आपके पास ऑलरेडी जम्मू है, तो आप जम्मू भी ले जाओ और कश्मीर को मिलाओ और आप एक प्रिंसली स्टेट बनाओ। तो वैसे गुलाब सिंह ने बनाया आपका JNK 1846 में, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर से क्या हुआ, सिंपली सिख सिख एम्पायर ने कश्मीर को खो दिया ब्रिटिश की तरफ, मीन सिख एम्पायर ने अपना कश्मीर दिया ब्रिटिश को, ये हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर में इन सिंपल। अब दूसरी ट्रीटी कौन होती है, जब सेकंड बार सिख एम्पायर हार जाती है ब्रिटिश के सामने, उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो ये भी होती है किसके बिटवीन, ये होती है पहली जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये बिटवीन किसके किसके दरमियान हुई, एक तो ब्रिटिश एम्पायर और तो सिख एम्पायर। लेकिन अब जो सेकंड ट्रीटी है ये होती है ब्रिटिश एम्पायर और गुलाब सिंह के बिटवीन। गुलाब सिंह मैंने आपको पहले ही बोला उसने जो काम किया था वो इसी सिख एम्पायर में ही काम किया, पहले पहले ट्रूपर था, फिर वहां से अपनी अचीवमेंट दिखाई, ब्रेवरी दिखाई, तो ठीक है। तो ब्रिटिश गुलाब सिंह को बोलती है कि आप 75 लाख रुपीज दो, आप कश्मीर को ले जाओ हमारे से, क्योंकि पहले कश्मीर सिख एम्पायर के पास था, फिर ब्रिटिश के पास आ गया, अब गुलाब सिंह के पास आ गया। तो उस टाइम जो रुपीज का नाम था वो था नानक शाही, ठीक है, मीन 75 लाख नानक शाही और 75 लाख रुपीज। उस टाइम रुपीज का कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम बोलते थे हम नानक शाही कॉइनेज, ठीक है। तो जब गुलाब सिंह ने ये लिया, कश्मीर को लिया 75 लाख रुपीज में, 75 लाख रुपीज ब्रिटिश को दिए और उसके पास कश्मीर आ गया। अब उसके बाद कश्मीर, गुलाब सिंह वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली बार कोई इंडिपेंडेंट महाराजा बना इस कश्मीर रीजन में, क्योंकि पहले एक रीजन था, यहाँ पर एक बड़ी एम्पायर थी, उस एम्पायर में बहुत सारे रीजन आते थे, जैसे सिख एम्पायर था उसमें पंजाब भी आता था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन भी आते थे, कश्मीर भी आता था, जम्मू भी आता था। लेकिन अब यहाँ से खाली जम्मू एंड कश्मीर का अपना इंडिपेंडेंट किंग बना, ठीक है, वो था गुलाब सिंह। इस ट्रीटी के बाद ये आपको याद रखना है। सो सिंपली सेकंड ट्रीटी में क्या हुआ, ब्रिटिश गेव कश्मीर टू गुलाब सिंह एंड ही बिकेम फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे आपके दो ट्रीटीज, ठीक है। पहली ट्रीटी में सिख एम्पायर खो देती है अपने कश्मीर को ब्रिटिश की तरफ, तो सेकंड ट्रीटी में क्या होता है, ब्रिटिश एम्पायर कश्मीर को बेचती है गुलाब सिंह को। तो यहाँ से आपकी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फॉर्मेशन बनती है, मीन्स प्रिंसली स्टेट बनती है। अब जो आपकी जो सेकंड एक टर्म है आपके चैप्टर में इस बुक में, वो है शाली सिस्टम। शाली सिस्टम क्या था, शाली मीन्स ये लोकल नेम है राइस का, कश्मीर में जो लोकल नेम है राइस का वो है शाली, ठीक है। अंडर डोगरा रूल क्या, जब ये डोगरा रूल करने आए थे, जब मैंने जो जब गुलाब सिंह थे उसका फिर बेटा था रणबीर सिंह था, तो वगैरह वगैरह, इनमें जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको एक 50% देना पड़ता था राइस का टैक्स स्टेट की तरफ से। मीन जो पीजेंट्स थे, जो उनका 50% सपोज राइस आता था, उसका टैक्स देना पड़ता था किंग को, जो अब यहाँ डोगरा किंग्स है उनकी तरफ देना पड़ता था। दैट वाज द शाली सिस्टम। मीन ये अच्छा नहीं था, ठीक है। अगर आप 100% आपके पास राइस है तो आपको 50% का वैल्यू देना पड़ेगा किंग की तरफ, ठीक है। ये था शाली सिस्टम। तो दिस मेड पीजेंट इज वेरी पुअर एंड लेफ्ट देम विद लिटिल फूड फॉर देयर फैमिली। सो डेफिनेटली अगर आपको 50% देना पड़ेगा, एक तो आप पुअर हो जाओगे और दूसरा आपके पास फूड कम बचेगा, अपने मतलब खाने के लिए भी आपके पास कम बचेगा, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक कौन सा है आपका, डोगरा रूल कंसोलिडेटेड। डोगरा रूल कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सिंपली मीन अब जो डोगरा रूल है वो कैसे इन्होंने यहाँ स्ट्रेंथ किया, अपने आप को मजबूत बनाया, JNK में कैसे उन्होंने रूल किया। तो अब हम आपके बुक में तो खाली गुलाब सिंह के बारे में जिक्र की गई है, लेकिन हम जो डोगरा रूलर्स थे, डोगरा रूल या डोगरा एम्पायर, ठीक है, 1846 से लेके 1947 तक इन्होंने रूल किया। और कितने रूलर्स थे, 4 रूलर्स थे इस एम्पायर में। एक था गुलाब सिंह, दूसरा था रणबीर सिंह, तीसरा था प्रताप, चौथा था आपका फाइनल वो था हरी सिंह, ठीक है। तो 4 रूलर्स जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया अंडर डोगरास। तो जो गुलाब सिंह था, मैंने आपको पहले ही बोला ये कहाँ से है, ये जम्मू से बिलोंग करता है, जम्मू से, और ये डोगरा जात से है। जैसे मतलब खान है, मीर है, तो वैसे डोगरा जो जम्मू में रहते थे ये उससे बिलोंग करता था, ठीक है। तो पहले ये एज ए ट्रूपर ज्वाइन करता है, ये जम्मू से था लेकिन ये सिख एम्पायर में एज ट्रूपर ज्वाइन करता है, मीन ये सोल्जर बनता है रंजीत सिंह के एम्पायर में, ठीक है, 1812 में। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये पहले ट्रूपर था सिख एम्पायर के अंडर। सिख एम्पायर में कौन रूलर था, रंजीत सिंह। कौन था, रणजीत सिंह, ये आपको याद रखना। तो इसकी जो पैदाइश होती है वो होती है 1788 में। इसका निकनेम होता है गुलाबो, गुलाब सिंह का नाम निकनेम होता है गुलाबो, ठीक है। फादर होता है इसका
कसूर सिंह। और जब ये ब्रेवरी दिखाता है, फिर इसको फाइनली 1822 में जम्मू जागिर जागिर मीन्स पीस ऑफ लैंड दिया जाता है रंजीत सिंह की तरफ से, क्योंकि ये अपनी ड्यूटीज एबिलिटी रंजीत सिंह ग्रांटेड हिम जागिर ऑफ जम्मू इन 1822। तो इसकी डेथ होती है फाइनली 1857 में। किसकी डेथ होती है फाइनली? महाराजा गुलाब सिंह की डेथ होती है 1857 में। तो दिस वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स फर्स्ट किंग ऑफ डोगराज। एंड उसने कंट्रोल किया जम्मू को, कश्मीर को एंड लद्दाख बल्तिस्तान, इन रीजन को इसने कंट्रोल किया। ये लद्दाख का है। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये कश्मीर है, तो जो यहाँ है गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर है, मैंने ये इसने इस पे कंट्रोल किया है। लद्दाख इस साइड से है, ठीक है, जम्मू इस साइड से है और कश्मीर इस साइड से है। ये बाकी क्या है? पीओके। यहाँ पर मुजफ्फराबाद मीरपुर है, ये भी पीओके पाकिस्तान के अंदर है, और ये सारा पीओके है, ये किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर। तो ये था आपका गुलाब सिंह। फिर गुलाब सिंह के ही टाइम है, क्योंकि दो बैटल्स होती है 1845 और 1846 में, मीनस गुलाब सिंह के ही पीरियड में ब्रिटिश और सिख की लड़ाई होती है, इसी के रोलर में, इसी के रोल में। मीन्स अभी तो रोल नहीं आया था, क्योंकि 1846 में डोगरा जो ये गुलाब सिंह है रोल पे आता है। इससे पहले एक साल दो लड़ाई होती है सिख्स और ब्रिटिश के दरमियान, तो दोनों बार सिख यहाँ पर हार जाती है। फिर पहली ट्रीटी में सिख्स को कश्मीर देना पड़ता है ब्रिटिश को। फिर जो दूसरी ट्रीटी होती है वो गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान होती है। ब्रिटिश को बोलती है गुलाब सिंह को, आप 75 लाख रुपीज दो, तो हम आपको कश्मीर देंगे। तो हम इसलिए बोलते हैं कि कश्मीर को बेचा गया था 75 लाख रुपीज में, इसलिए हम ये टर्म यूज आज भी करते हैं। तो पहले पहले अगर आप समझो कि सिंपल, आप याद रखना कि जो पहले दो रूलर्स थे कश्मीर डोगराज के, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह, तो इनमें जो सोसाइटी थी वो थोड़ी हार्श थी, मतलब उतने रिफॉर्म्स नहीं थे, उतनी मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी इनिशियल स्टेज में। मतलब ये दिस वाज द बैकवर्ड सोसाइटी, हार्श, मतलब देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन। सो ऐसी ऐसी कंडीशंस थी पहले इनिशियल पीरियड ऑफ डोगरा रूल। लेकिन जो लेटर ऑन जो डोगरा रूल था प्रताप और हरि सिंह में, इस पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे इन दोनों ने, ठीक है, ये आप याद रखना। तो जो ही 1857 में गुलाब सिंह की डेथ होती है, तो अब कौन आएगा? इसका बेटा आएगा रोल करने, जिसका नाम है रणबीर सिंह, ठीक है। रणबीर सिंह रोल करने आता है 1856 में, 1856 से लेके 1885 तक, 1885 तक। इस दिन क्या हुआ था? 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, ठीक है, याद रखना। तो ये दूसरा रूलर होता है इसका। जो पहले दो रूलर्स थे, इन दो रूलर्स के टाइम में ब्रिटिश ने अपना रेसिडेंट कश्मीर में नहीं रखा था कोई, क्योंकि इन्होंने मना किया था। सिंपली मैंने क्या बोला आपको, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश चाहती थी कि हम एक अपना बंदा रखेंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन इन दोनों ने मना किया। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड रूलर था, पहली बार जो ब्रिटिश ने अपना रेजिडेंट था, अपना बंदा, वो जम्मू एंड कश्मीर में रखा था नजर रखने के लिए और जासूसी करने के लिए। उसका नाम था सेंट जॉन। आपको ये याद नहीं रखना है ना लिखना है, बस आप थोड़ा एक अपना आइडिया लिंकेज रखना कि कैसे चीजें चल रही थी, ठीक है। तो जो थर्ड रूलर था, इसने कुछ रणबीर सिंह ने ज्यादा कुछ किया नहीं। आप इसका आरपीसी आप याद रखना, इसने ये इंट्रोड्यूस किया रणबीर पेनल कोड। आरपीसी मीन्स रणबीर पेनल कोड। ये सिंपली क्या है? ये क्रिमिनल लॉ है कि अगर कोई जुर्म है, कौन कौन से जुर्म है, अगर कोई कोई जुर्म करता है उसकी सजा क्या हो सकती है। जैसे आज है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जब हम बोलते हैं सेक्शन 124, सेक्शन 599 डिफेमेशन केस, तो वैसे ही इसने बनाया था, एक कानून बनाया था आरपीसी, जिसको हम बोलते हैं रणबीर पेनल कोड। मीन्स कौन कौन सा क्राइम है, अगर कोई क्राइम है तो उसकी सजा क्या है। ये किसने बनाया था? रणबीर सिंह ने। तो पहले दो किंग्स ने ब्रिटिश को यहाँ अलाउ नहीं किया था, आप यहाँ कोई बंदा रख सकते हो, लेकिन जो थर्ड वन था वहां पर प्रताप सिंह के टाइम में उन्होंने यहाँ पर रखा था, ठीक है, ये आप याद रखना। तो अब जो ये था रणबीर सिंह, जब इसकी भी डेथ होती है तो उसके बाद थर्ड कौन आता है? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह का टाइमिंग क्या होता है? 1885 से लेके 1925 तक प्रताप सिंह यहाँ पर आपको रूल करता है। तो ये एल्डेस्ट सन होता है, ये भी इसका सन होता है और ये इसका सन होता है, ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ रणबीर सिंह। इसके पीरियड में, प्रताप सिंह के पीरियड में 1920 में क्या होता है? पहली बार जो बेगर सिस्टम है, बेगर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, मींस बंद कर दिया गया था। बेगर सिस्टम वाज सिंपली मींस फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इन द सेंस आप समझो कि उनको काम करवाया जाता था बहुत ज्यादा और बहुत कम पैसे दिए जाते थे। ये थी हालात कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में डोगरास के टाइम, पहले दो दो रूलर्स के टाइम पीरियड में। लेकिन प्रताप सिंह के पीरियड में इसको बैन किया गया, बेगर सिस्टम। और बहुत सारे कनाल्स बनाए इस प्रताप सिंह ने, मार्टन कनाल, लालकुल कनाल, रणबीर बे कनाल, ठीक है, इसने बहुत सारे जयनगर कनाल, बहुत सारे कनाल इसने बनाए थे यहाँ पर।
और इसी के पीरियड में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को यहाँ अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था सेंट जॉन। अब हम जो लास्ट रूलर था वो था आपका महाराजा हरी सिंह। ठीक है, महाराजा हरी सिंह आपका रूल करता है 1925 से लेकर 1947 तक। ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो ये था नेफ्यू, ये नेफ्यू था किसका? प्रताप सिंह का ये नेफ्यू था। एनपी मीन्स नेफ्यू था प्रताप सिंह का। इसका काम यही है कि पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में, इसने वो हटाई। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, हरिजनिस थे, दलित थे, मतलब जिनको बहुत सारी मतलब रुकावट थी सोसाइटी में उस टाइम के पीरियड में, लेकिन इसने उनको अपलिफ्ट किया। उसने बोला कि नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए। और पहले पहले क्या हुआ करता था? चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। चाइल्ड मैरिज हुआ करता था तो हरि सिंह ने उस पर भी काम किया। उसने बोला कि नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। जो बॉयज़ है वो अंडर 18 की मीन्स वो 18+ के बाद शादी कर सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 14+ के बाद शादी कर सकते हैं। तो लेकिन पहले क्या हुआ करता था? बॉयज 15-16, गर्ल्स 10-12 एज में ही शादी करते थे, और जो विडो रिमैरेज था वो अलाउ नहीं था। इसने बोला कि नहीं, जो विडो है वो फिर से शादी कर सकती है। ठीक है, और जो पहले एजुकेशन हुआ करता था डोगरा रूलर्स के टाइम में, वो बहुत कम हुआ करता था। मीन्स जब हम पढ़ते हैं कि 1925 के पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे? वो टोटल 706 प्राइमरी स्कूल्स वर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1925। लेकिन जब हम इसका रूल देखते हैं 1925 के बाद, जब हम 1945 में देखते हैं तो कितने स्कूल्स थे जम्मू एंड कश्मीर में? 1728। मीन्स इतना सारे इंप्रूवमेंट किसने किया? महाराजा हरी सिंह ने। और महाराजा हरी सिंह के पीरियड में ही जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये पार्ट बनता है। जम्मू एंड कश्मीर का ये इंटीग्रल पार्ट बनता है। जब मैंने आपको पहले ही बोला, तो जब हरी सिंह इंडिया से रिक्वेस्ट करता कि मेरी हेल्प कीजिए, पाकिस्तानी लोग यहाँ आए मुझे मारने के लिए, वो मुझे धमका रहे कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, लेकिन फिर इंडिया उसको कंडीशन देता है हरी सिंह को कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले आप ये तो बोलो हम आपके साथ ज्वाइन करने वाले। मीन्स हरी सिंह जो कश्मीर का किंग है, रूलर है, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा तो फिर इंडिया आपकी हेल्प करने आएगा। तो वो हुआ। हरी सिंह ने बोला ठीक है, डन, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये डॉक्यूमेंट साइन करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947। तो इस दिन के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है अब ये पार्ट बन गया इंडिया का। तो ये थी पहले कश्मीर क्या था? 1846 से पहले एक रीजन था। फिर 1846 में विद द हेल्प ऑफ गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बनती है। फिर 1947 तक ये प्रिंसली स्टेट एज काम करती है, मीन जहाँ पर डोगराज का रूल था, लेकिन ब्रिटिश उनका बॉस था। लेकिन 1947 में क्या हुआ? अब जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट नहीं है, अब ये एक स्टेट है, क्योंकि अब ब्रिटिश यहाँ से चलेगी 15 अगस्त ऑफ 1947 के बाद। मीन्स अब यहाँ ब्रिटिश तो नहीं रही, अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? स्टेट। तो फिर 1947 से लेके 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी बन गई, लद्दाख एक अलग यूटी बन गई। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि जो गुलाब सिंह का रोल था, फिर गुलाब रणबीर सिंह ने क्या किया? ये बेटा था किसका? गुलाब सिंह का। इसने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया, लॉज बनाए, जो मैंने आपको बोला आरपीसी रेमबीर पेनल कोड क्रिमिनल के रिगार्डिंग। ठीक है, लाइक आईपीसी इंडिया में है। और प्रताप सिंह थर्ड रूलर है इसका। इसने कुछ मॉडर्न रिफॉर्म स्टार्ट किया। मतलब इनिशियल जो इनिशिएटिव लिया वो इसने लिया, रोड्स बनाना स्टार्ट किया, स्कूल, टेलीग्राफ एक मशीन है जिससे आप मैसेज भेज सकते थे पुराने जमाने में। ठीक है, एक डिवाइस हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ब्रिटिश इंटरफियर्ड मोर इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। जब मैंने आपको पहले बोला कि पहली बार ब्रिटिश का रेजिडेंट मतलब ब्रिटिश का बंदा जम्मू एंड कश्मीर में आ गया बैठने के लिए, नजर रखने के लिए, क्योंकि उनको भी नजर रखनी थी कहीं फॉरेन इन्वेजन ना हो। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर ये इस साइड से है, तो यहाँ पर रशियन एम्पायर का डर है, बहुत सारे फ्रेंच एम्पायर का डर है। तो ब्रिटिश ने बोला हम अगर यहाँ पर कोई अपना बंदा रखेंगे जो ब्रिटिश का होगा, तो वो नजर रखेगा, और एक तो जासूसी करेगा कि डोगरास कैसे रूल कर रही है, कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, क्या ये ठीक से रूल कर पा रही है, और वो बंदा क्या करेगा, कहाँ वो नजर रखेगा। कहीं से मतलब जो ब्रिटिश है उनको डर था कोई फॉरेन मतलब फ्रेंच से, रशियन से डर था, तो वो इन दोनों पे नजर रखेगा। यही पर्पस है ब्रिटिश को कि हम आपके स्टेट में एक अपना बंदा रखेंगे। ठीक है, तो फिर जो थर्ड रूलर हरी सिंह था, ये लास्ट डोगरा रूलर था। इसने क्या किया? मॉडर्नाइज इसने स्टार्ट किया, इसने रिफॉर्म्स लाने स्टार्ट किए, इसने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स, बैनर चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज को अलाउ किया। ठीक है, ये सब आपने। और फाइनली इसने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 में, जब जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बन गया है इंडिया का। ठीक है, सो द डोगरा स्टार्टेड एज फ्यूडल रूलर्स कलेक्टेड है। मतलब पहले पहले जो डोगरा से जब उन्होंने रूल स्टार्ट करना किया, पहले दो रूलर्स ने, उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे। बट लेटर ऑन रूलर्स ब्रॉट सम रिफॉर्म। लेकिन जो लास्ट के दो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, मॉडर्नाइज बनाया जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज फॉर्मड इन 1846 आफ्टर ब्रिटिश डिफीटेड सिख्स एंड सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, या ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे
हमने यहाँ तक पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फॉर्मेशन कैसे बन गई, ठीक है। फिर डोगरास ने यहाँ जो 4 रूलर्स थे, आपको खाली पहला रूलर पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डीप पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट काइंड ऑफ रूल, तो लोगों ने कैसे जिया, लोग कैसे रह रहे थे, हाउ पीपल लिव्ड ड्यूरिंग द डोगरास रूलर्स, ठीक है। पहले पढ़ेंगे सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर का। एजुकेशन फॉर ऑल, ये आपका जो टॉपिक है, इसका मतलब क्या है। पहले जो अर्ली डोगरा रूलर्स थे, एजुकेशन वाज लिमिटेड, बहुत कम के पास एजुकेशन था। जो खाली जो अमीर थे और अपर क्लास के लोग थे, उनको पढ़ाना अलाउ था। पुअर चिल्ड्रन एंड गर्ल्स वेर मोस्टली लेफ्ट आउट, इनको अलाउ नहीं था। जो गरीब थे और गर्ल्स थे, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी अर्ली अर्ली पीरियड्स में, डोगरा के टाइम में। लेकिन लेटर ऑन प्रताप सिंह और हरि सिंह, जो लास्ट 2 रूलर्स थे, उनने एफर्ट्स लगाए, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए और बहुत सारे स्कूल्स को ओपन किया गया फॉर ऑल। अब मीन्स गर्ल्स भी पढ़ सकते हैं, बॉयज भी पढ़ सकते हैं, और गरीब भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा था एजुकेशन फॉर ऑल, दैट मीन्स अब एजुकेशन सबके लिए है, ना कि कुछ लोगों के लिए, जैसे पहले था अर्ली डोगरा रूलर्स के टाइम। अब लेटर ऑन डोगरा रूलर्स के टाइम में एजुकेशन सबके लिए ओपन था। सेकंड टॉपिक क्या है, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश इंटरवेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है कि ब्रिटिश ने इंटरवेन किया जम्मू एंड कश्मीर में। तो ब्रिटिश के कोई डायरेक्ट काज तो नहीं था, बट ब्रिटिश हैड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर पेनिनसुलर स्टेट, मींस ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल कर रही थी कहाँ, जे में, क्योंकि ब्रिटिश को अपना राजा यहाँ पर नहीं था, उन्होंने किसी राजा को अपॉइंट किया था, जैसे मैंने आपको बोला जी, डोगरास को अपॉइंट किया था, ठीक है। तो कौन से रीजन से इन्होंने यहाँ इंटरफेयर किया जम्मू एंड कश्मीर में। एक था स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उन्होंने मतलब क्यों कश्मीर में कदम रखा ब्रिटिश ने, सिंपली। एक थी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये क्या है, सपोज कि ये आपका कश्मीर रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे रशियन है, फ्रेंच एम्पायर है, तो इसकी जो लोकेशन है कश्मीर जे एंड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, जो फॉर ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी लड़ रही थी फॉरेन कंट्री से। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हम इस रीजन को अपने अंडर करेंगे तो हम नजर रखेंगे इन कंट्रीज पे, ठीक है। तो जेड के पास क्लोज टू सेंट्रल एशिया, इन जो यहाँ पर कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इन कंट्रीज को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, और ये ऐसी कंट्रीज थे जिन ब्रिटिश को डर था, इसलिए उन्होंने यहाँ इंटरवेन किया। दूसरा क्या था, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, डोगरा रूलर समटाइम्स फेल टू मैनेज प्रॉपर्ली। कभी कभी जो डोगरा रूलर्स थे वो अच्छी तरह से गवर्नमेंट को नहीं चला रहे थे, तो ब्रिटिश को ये एक्सक्यूज था कि हमें आप में इंटरफेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जब ब्रिटिश ने डिमांड की थी हम अपना बंदा आपके स्टेट में रखेंगे, पहले 2 रूलर्स ने मना किया, फिर थर्ड रूलर जो था प्रताप सिंह, उसके पीरियड में पहली बार ब्रिटिश ने अपना रेजिडेंट रखा जम्मू एंड कश्मीर में, जो नजर रखेगा, एक तो डोगराज पे नजर रखेगा कैसे ये गवर्नमेंट चला रहे, कैसे लोग इनमें जी रहे, और एक्चुअल पर्पस क्या था, वो पर्सन क्या करेगा, वो नजर रखेगा इन कंट्रीज पे, फॉरेन नेशंस पे, ठीक है। तो पीपल डिस्कंटेंट था, और जो जो डोगरा रूलर्स थे, पहले पहले बहुत टैक्सेस लगाते थे, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। वो ब्रिटिश ने बोला कि हम इनको कंट्रोल करेंगे, तभी हम जे में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या था जम्मू एंड ब्रिटिश को, ब्रिटिश वांटेड लॉयल रूलर्स इन जे हु वुड नॉट अपोज देम। जैसे पहले जो ब्रिटिश थे, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये ऐसे रूलर को चाहती थी वो जे में रहे, जो ब्रिटिश के लिए लॉयल होगा, ना कि कोई ऐसा रूलर होगा जो ब्रिटिश की ना ही सुने। जैसे गुलाब सिंह था, वो लॉयल रूलर था फॉर ब्रिटिश। अब फीमेल एजुकेशन क्या है, ये टॉपिक नया है। इन द बिगिनिंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो अर्ली डोगरा किंग्स थे उनमें एजुकेशन गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं था। तो ओनली बॉयज कुड वेंट टू द स्कूल, खाली बॉयज पढ़ सकते थे, लेकिन जो लेटर थे प्रताप सिंह, हरी सिंह, जो स्कूल्स थे वो गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिए गए थे, ठीक है। फीमेल टीचर्स वर अपॉइंटेड एंड मेक पेरेंट्स फील सेफ अबाउट सेंडिंग डॉटर्स। ये आपको मतलब इसमें कुछ समझने के लायक नहीं है, जैसे मैंने को पहले बोला वो आपको समझाने के लायक था, और मैंने बहुत सिंपल वे में और बहुत बार-बार रिपीटिशन में आपको पढ़ाया, ताकि आप चीज़ें बोल ना पाओ। अब वुमेन इन एवरीडे लाइफ, तो जो वुमेन्स थी उनकी ज़िंदगी क्या थी रोज़मर्रा की, ठीक है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या थी वुमेन्स की डोगरास एम्पायर में, मीन्स 1846 से लेके 1947 तक वुमेन्स की लाइफ क्या थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या थी। वुमेन सफर्ड अ लॉट इन डोगरा सोसाइटी। क्यों सफ़र किया? डोगरा सोसाइटी में अर्ली मैरिजेस, जो मैंने आपको पहले बोला, फिर हरी सिंह ने उसको बोला कि नहीं, 14 से पहले, 18 से पहले बॉयज, 14 से पहले गर्ल्स शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन पहले पहले जो रूलर्स थे उनमें अर्ली मैरिजेस हुआ करती थी। एंड वुमेन हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स, मैंने शादी के बाद उनको कोई फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हरी सिंह ने बोला कि अगर सारी नहीं तो नहीं, आधी तो मिलनी चाहिए। और दे फेस्ड इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, किन्होंने, वुमेन्स ने, गर्ल्स ने। तो मीन्स जो वुमेन्स की रोजमर्रा की जिंदगी थी डोगरा के पीरियड में, वो इनिशियल टाइम में मीन्स 18, जो पहले 2 रूलर्स थे 1885 तक,
इस पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन बहुत खराब थी, अर्ली मैरिजेस थे, एजुकेशन नहीं था। लेकिन 1885 से लेके 1947 इस पीरियड में प्रताप सिंह और हरि सिंह आए और उन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश की। तो फिर लेटर ऑन क्या हुआ, रिफॉर्म स्टार्ट हुए, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज हुआ, बैन ऑन विडो मैरिज हुआ, फीमेल एजुकेशन हुआ, गर्ल्स एजुकेशन हुआ, गर्ल्स में टीचर्स आए, गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन हुए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा था वो वुमेन्स की रोजमर्रा की जिंदगी डोगरा की पीरियड में। तो हाफ पीरियड क्या था, गंदा था, और लास्ट पीरियड क्या था, जो नेक्स्ट हाफ पार्ट था, वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। अब फ्रॉम हार्डशिप टू रिफॉर्म एट ट्रेजिक्टरी। तो हार्डशिप से रिफॉर्मेशन कैसी कैसे आई डोगरा की पीरियड में, मीन जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो हाफ पीरियड था, दो रूलर्स का जो टाइम पीरियड था डोगराज में, वो बहुत ही हार्डशिप था, बहुत सख्त था। लेकिन जो सेकंड थी, वो रिफॉर्म पीरियड था, मीन उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, अच्छी अच्छी चीजें चेंजेस आए सोसाइटी में, ठीक है, इकोनॉमी में। एट फर्स्ट पहले पहले क्या था, डोगरा रूलर्स वर वेरी हार्श, वो बहुत सख्त थे, कमीन थे। क्यों थे कमीन? हैवी टैक्सेस, जैसे मैंने आपको पहले बोला, शाली राइस पे हाफ इनको देना पड़ता था गवर्नमेंट की तरफ। और पीजेंट्स हैड लिटिल फ्रीडम, मीन इनके पास कोई फ्रीडम ही नहीं थी। सोशल इवल्स थे सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी थी, चाइल्ड मैरिज था, विडो मैरिज मतलब नहीं था, विडो शादी नहीं कर सकती, इलिटरेसी था। तो ये सब क्या थी, हार्डशिप्स थे इस पीरियड में। लेकिन स्लोली स्लोली रिफॉर्मर्स केम। कौन से रिफॉर्मर्स आए? स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर स्टार्टेड, लैंड रिफॉर्मर्स रिड्यूस्ड बर्डन ऑन पीजेंट्स, मींस अगर पहले ज्यादा टैक्सेस थी वो कम हुए। अनटचेबिलिटी जो हुआ करती थी, मतलब अगर कुछ कास्ट थे, सपोज जो दलित है और हरिजन है, मींस इनको कहा जाता है ये लो कास्ट के लोग हैं, तो इनको एंट्री नहीं थी। सपोज टेंपल में जाना होता, किसी गुरुद्वारा में जाना होता था, तो इनको बोला जाता था कि आप बहुत गंदे हो, आप टेंपल्स में नहीं जा सकते थे। लेकिन जो लास्ट दो रूलर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ इक्वालिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी के साथ। और क्या हुआ, वुमेन्स गॉट राइट्स लाइक एजुकेशन एंड बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, तो वुमेन्स को राइट्स मिल गए, ठीक है। तो ये सब था आपका, कैसी हार्डशिप से हम रिफॉर्मेशन में आ गए, वो ट्रेजेक्टरी आपको पढ़नी है। अब रिफॉर्म्स कौन से चेंजेस आए लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। तो अर्लियर पहले क्या था, पीजेंट्स हैड टू गिव हाफ ऑफ देयर प्रोड्यूस एज ए टैक्स, पहले उनको 50% देना पड़ता था, जैसे मैंने को पहले बोला, शाली राइस टैक्स, ठीक है। अब और कार्य सरकार सिंपली मीन्स उस लैंड जो गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करती है, और जो उसके टैक्सेस आते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्य सरकार। कार्य सरकार कार्य सरकार मीन्स वर्क वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। कार्य सरकार सिंपली मीन्स वर्क वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का काम होता है, दैट मीन्स कार्य सरकार। इसको आप ऐसे समझो कि थिंक ऑफ इट एज ए दैट द गवर्नमेंट इज रेवेन्यू वर्क, टैक्स कलेक्शन मेनली क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पीपल, स्पेशली फार्मर्स, दैट सिंपली मीन्स कार्य सरकार। तो मैंने जो पहले गवर्नमेंट थी, ये लोगों से टैक्स लेती थी, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कार्य सरकार, मीन्स ये तो अच्छा नहीं है, अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट से टैक्स लेगा, वो तो अच्छा नहीं है। दिस मेड प्रेजेंट इज वेरी पुअर। एक तो इनको 50% देना पड़ता था शाली राइस टैक्स, और जो बाकी टैक्स था वो गवर्नमेंट इनसे कलेक्ट करती थी प्रेजेंट से, ठीक है। दैट मीन्स कार्य सरकार मीन्स कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पीपल बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। ये काम था किसका, गवर्नमेंट का। फिर लेटर रिफॉर्म्स कौन कौन से आए, एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन एक एक्ट आया था 1926 में, जो हरि सिंह ने लाया था, क्योंकि 1925 से लेके 1947 तक किसका रोल था, महाराजा हरि सिंह का। तो इसके अंडर पास हुआ था, इसने क्या किया, रिड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी जो जमीन पे टैक्स हुआ करता था उसको कम किया गया। इसने क्या दिया, इसने रिलीफ दिया, एक सुकून दिया पुअर फार्मर्स को। इट इज़ लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा कि आज आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो, तो आज आपकी स्कूल फीस सपोज वन मंथ है 1500, तो कोई ऐसा प्रिंसिपल आएगा कल, वो आपको बोलेगा कि आपको खाली 700 फीस है, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप आपके लिए रिलीफ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, इस एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन में जो एग्रीकल्चर पे लैंड उस पर जो टैक्स हुआ करता था, वो यहाँ पर कम हुआ बहुत ज़्यादा। दूसरा कौन सी रिफॉर्म्स आई 1933, ये भी किसने लाया होगा, हरी सिंह ने ऑब्वियसली, क्योंकि रूल तो उसी का है इस टाइम। प्रिवेंटेड ट्रांसफर सेल ऑफ लैंड फ्रॉम फार्मर्स टू मनी लेंडर्स। सपोज अगर पहले कोई फार्मर, अगर वो कोई लोन लेता था किसी मनी लेंडर से, अगर फार्मर को कुछ करना था, जमीन को एग्रीकल्चर चलाना था, तो अगर उसके पास पैसे नहीं थी, तो मनी लेंडर्स को पैसे देता था विथ हाई इंटरेस्ट, सपोज 20% 30% इंटरेस्ट, मीन अगर आपको मनी लेंडर देगा 100 रुपीज़, लेकिन वो बोलेगा मैं आपको 20% इंटरेस्ट के साथ ही देता हूँ फॉर 1 ईयर, मीन अगर आपने 1 साल तक नहीं दिया, तो आपको 1 साल के बाद उसको देना पड़ेगा 120 रुपीज़। तो अगर आपके पास उस टाइम पैसा 1 साल के बाद 120 रुपीज़ नहीं है, किसी फार्मर के पास 120 रुपीज़ नहीं है, तो आपको मनी लेंडर क्या बोलेगा, जो आपकी ज़मीन है अब ये मेरी है, अब जो आपकी ज़मीन है ये अब मेरी है, क्योंकि आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ऐसे लोगों को
लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी थी, लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ, इस रेगुलेशन से क्या हुआ, इसने पीजेंट्स की लैंड को बचाया। दिस वाज टू प्रोटेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम लूजिंग देयर लैंड। तो अब इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि कोई मनी लेंडर आएगा, फिर उनको लोन देगा, फिर बाद में बोलेगा कि आपके पास पैसे नहीं है, अब आप जो आपकी लैंड है वो मेरी है। तो नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट। ये भी किसने लाया, हरि सिंह ने लाया। इसने अलाउ किया पीजेंट्स को टू टेक लोन्स फ्रॉम इम्प्रूविंग लैंड लाइक इरिगेशन ड्रेनेज। मीन सिंपली आपको गवर्नमेंट पैसे देती है कि हाँ ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर बढ़ाना है, क्रॉपिंग करनी है, पंप सेट बनाना है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, तो सिंपली आपको एडवांस लोन्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो ज़्यादा आएगी। तो कारी सरकार, मैंने आपको पहले ही बोला, दिस वाज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है। दिस मेंट लैंड इज ओन्ड एंड कल्टिवेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो लैंड था जो गवर्नमेंट का था, और जो वहां से टैक्स आता था वो भी कौन कलेक्ट करती थी, गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, वो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से हटाना है, दफा करना है। जो अनटचेबिलिटी थे, कास्ट था, उनको बोलते हैं हम दलित। जो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसी दलित से था। फिर वो महत से स्ट्रगल करता है, जब उनको पानी नहीं दिया जाता है वाटर टैंक से, तो फिर वो भी दलित को रिप्रेजेंट करता है। तो डोगरा रूलर्स के पीरियड में जो पहले तीन रूलर्स थे, गुलाब सिंह था, रणबीर सिंह था, प्रताप सिंह था। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, इन दलितों को नहीं, रिफ्यूज किया जाता था। आप टेम्पल्स में नहीं जा सकते हो, स्कूल्स में नहीं जा सकते हो, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक पार्क्स में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप गंदे हो, आप लो कास्ट के लोग हो। लेकिन महाराजा सिंह ने लॉज पास किए, उसने बोला कि नहीं, जो ये अनटचेबिलिटी है ये मेरे एम्पायर में नहीं होगा, मेरे रूल में नहीं होगा, मैं इसको रिमूव करूंगा। तो फिर क्या हुआ, इससे दलित वर अलाउड टू एंटर इन टेम्पल्स एंड स्कूल्स। तो जब ये अनटचेबिलिटी यहाँ से रिमूव हुई हरि सिंह के थ्रू, तो फिर जो दलित से लो कास्ट के लोग थे, अब इनको टेम्पल्स में आप जा सकते थे, स्कूल्स में जा सकते थे, पब्लिक प्लेस में जा सकते थे, पब्लिक पार्क्स में जा सकते थे, ठीक है। तो अगर हम इसका क्विक रिकैप करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा सोसाइटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सोसाइटी एंड कल्चर में क्या था, जो पहली थी सोसाइटी वो अनइक्वल थी, लेकिन लेटर ऑन रिफॉर्म्स आए फॉर एजुकेशन, वुमेन्स के लिए रिफॉर्म्स आए और दलित्स के लिए रिफॉर्म्स आए। मीन्स पहले खराब था सब कुछ, लेकिन लेटर ऑन अच्छी अच्छी चीजें आई, रिफॉर्मेशन आई, ठीक है। फिर और क्या था, एजुकेशन फॉर आर। पहले जो खाली बॉयज थे वो पढ़ सकते थे, लेकिन गर्ल्स को नहीं था। फिर हरि सिंह के दौरान उसने बहुत सारे स्कूल को इम्प्रूव किया, तो फिर अब गर्ल्स को भी एजुकेशन मिला। तो दैट इज सिंपली मीन एजुकेशन फॉर ऑल। मीन्स अब एजुकेशन सबके लिए है, बॉयज है, गर्ल्स है, गरीब है, अमीर है, सबके लिए एजुकेशन है। ब्रिटिश इंटरवेंशन, ब्रिटिश ने क्यों इंटरवेन किया, क्यों इंटरफेयर किया जम्मू एंड कश्मीर में, क्या शौक था उसको। एक तो जेएंडके की लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, दूसरा क्या था, जो डोगरा से कभी कभी कमजोर होते थे, तो इसलिए ब्रिटिश को आना पड़ा यहाँ इंटरफेयर करने में और कुछ पॉलिटिक्स चलाने के लिए। सिंपली ये ब्रिटिश ने क्यों इंटरफेयर किया जेएंडके में। फीमेल एजुकेशन एंड वुमेन्स लाइफ क्या थी, तो पहले इनकी लाइफ क्या थी, फीमेल्स की, वुमेन्स की। एक तो वो इलिटरेट थी और चाइल्ड मैरिज थी, विडो मैरिज थी। लेकिन पहले फिर बाद में क्या रिफॉर्म्स आए, फिर ये फ्रॉम लिटरेसी फ्रॉम इलिटरेसी टू स्कूल्स गए, एंड चाइल्ड मैरिज से क्या हुए, अब चाइल्ड मैरिज खत्म की हरि सिंह ने, और विडो मैरिज भी नहीं रही। हार्डशिप्स टू रिफॉर्म, जो मैंने आपको पहले बोला, जो पहले जो स्ट्रिक्ट टैक्सेशन थी, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे डोगरा रूलर्स के पीरियड में। लेकिन फिर बाद में लैंड रिफॉर्म्स आए, जो मैंने आपको तीन बोले कि पीजेंट्स की लैंड बचाई, टैक्सेस कम किए, ठीक है, और लोन्स एडवांस दिए गए, ठीक है, अब आप एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हो, लोन्स आपको गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड करेगा। तो वैसे वैसे जो लैंड रिफॉर्म मैंने आपको पहले पहले बोला, रिलीफ इन टैक्सेस कम किए गए। मनी लेंडर से लैंड, अब आपको मनी लेंडर्स जो है ये आपकी लैंड को नहीं छीन लेंगे, और लोन्स दिए गए ताकि आपकी लैंड इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। करी सरकार, अनटचेबिलिटी रिमूव हुई, जैसे मैंने आपको पहले बोला। अब हम पढ़ेंगे कुछ पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन कौन सी मेजर्स लाए डोगरा के किंग्स ने, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर मीन पब्लिक की भलाई के लिए कौन कौन सी मेजर्स लाए इन किंग्स ने। लेटर द लेटर डोगरा रूलर्स स्पेशली प्रताप सिंह एंड हरि सिंह ट्राई टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। दीज इंप्रूवमेंट्स आर कॉल्ड पब्लिक वेलफेयर मेजर्स सिंपली। तो जो लास्ट दो रूलर्स थे डोगरा किंग में, डोगरा एम्पायर में, उन्होंने कोशिश की हम इम्प्रूव करेंगे जो ज़िंदगी है कॉमन लोगों की, हम उनको बढ़ाएँगे, उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छी अच्छी करेंगे, और हम अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें कुछ मेजर्स लाए। उन मेजर्स को हम बताते हैं पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। पहले क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मीन्स जैसे हम आज पढ़ते हैं पंचायत है, अर्बन गवर्नमेंट है, मीन्स आपके लोकल लेवल पे भी एक बॉडी रहेगी जो आपके लोकल इश्यूज के लिए देखेगी। लोकल
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिंपली मीन्स गिविंग सम पावर टू पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। मीन्स अगर आपके एक छोटा सा विलेज है, सपोज मैं रहता हूँ हुसनपुरा बाग से, ठीक है, हुसनपुरा बाग, तो मेरा जो यहाँ विलेज पंचायत होगा, अब हुसनपुरा बाग में कोई इशू है, छोटा इशू, अब मैं उसके लिए थोड़ी जाऊंगा किसी बड़े एमएलए एमपी के पास, नहीं, मैं क्या करूंगा, वो इशू में पंचायत में अपने रखूंगा, तो वहां पर ये बात होगी, फिर वो आगे तक बात जाएगी। तो इसलिए अगर हम लोकल जो छोटे छोटे विलेजेस है, अगर हम उनमें पावर्स देंगे, लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो जो छोटे छोटे इश्यूज है वो भी उठेंगे और वो भी उनके लिए भी कोई सोल्यूशन आएगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या था, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने का क्या मकसद था इन लोगों का, इन रूलर्स का, so that people could डिस्कस लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर सप्लाई विलेज में नहीं है, गंदगी विलेज में है, स्कूल कोई विलेज में नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स वो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक ए स्कूल फॉर्म्स स्टूडेंट काउंसिल टू मैनेज स्मॉल इश्यूज लाइक क्लीन डिसिप्लिन, वैसे अगर आप स्कूल में कोई बॉडी बनाते हो जो आपके इश्यूज को देखेंगे, ठीक है, वैसे ही उनको मतलब पावर देना, यहाँ पर विलेज गवर्नमेंट बनाना है सिंपली। रोड्स एंड रेलवेज, पहले पहले जो डोगराज रूलर्स थे, मैंने मीन्स पहले कोई रोड ही नहीं था, पहले आपको फुटपाथ पे चलना पड़ता था, लेकिन जो लास्ट के दो रूलर्स थे उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, मीन्स मीन्स अब रोड्स आए, रेलवेज आए। तो रोड्स वेर बिल्ट टू कनेक्ट विलेज टाउन्स एंड ट्रेड सेंटर्स। जहली वैली कार्ट रोड, ये आप याद रखना, ये रोड वो है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर से लेकर रावलपिंडी को, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान में। और एक रेलवे लाइन बनाई गई थी जम्मू टू सियालकोट, सियालकोट कहाँ आज है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये सब मीन्स इमेजिन अर्लियर देयर वर ओनली फुटपाथ्स इन विलेजेस, तो पहले आपके विलेज में खाली फुटपाथ्स थे, लेकिन बट लेटर ऑन बस रोड एंड ट्रेन ट्रैक गेम, दैट इज हाउ लाइफ बिकेम इजियर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप समझ सकते हो कि पहले जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही वीक थी, बहुत मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर जो रिफॉर्मर्स आए, रूलर्स आए, उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ। इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ केयर, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इरिगेशन सिंपली मीन आपने खेतों को पानी डालना, वो कौन से मेथड है आपके पास, मीन्स कनाल सिस्टम है, पंप सेट सिस्टम है, आप कैसे अपनी क्रॉप्स के लिए पानी डाल सकते हो, अपने खेतों को कैसे आप वाटर सप्लाई देते हो, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम बढ़ाया उन्होंने, जिसे मैंने आपको पहले बोला कि जो प्रताप सिंह था उसके पीरियड में बहुत सारे कनाल, जहाँ मतलब मार्टर कनाल था, बहुत सारे कनाल बन गए, ठीक है। जैनगर कनाल था, कनाल सिस्टम सिंपली मीन कनाल के थ्रू पानी जाएगा और वो आपके फील्ड में जाएगा क्रॉप्स के लिए। तो कनाल्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड टू हेल्प फार्मर्स ग्रो मोर क्रॉप्स। जब इरिगेशन होगा, कनाल्स होंगे, तो आपकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज वर बिल्ड फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ये कम किया लेटर डोगरा रूलर्स ने। वैक्सीनेशन बनाया गया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो एक बीमारी पुराने ज़माने में थी, उसके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन बनाया था, ठीक है। सो इट इज़ लाइक एग्जाम्पल क्या है, लाइक प्रोवाइडिंग ट्यूब वेल्स एंड फ्री हेल्थ चेकअप्स इन विलेज टुडे। जैसे आज विलेज में होता है, कभी फ्री हेल्थ चेकअप होता है, तो वैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है सेरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर किसे डील करता है, सिल्क इंडस्ट्री से, और जो हॉर्टिकल्चर है ये किसे डील करता है, फ्रूट फार्मिंग इंडस्ट्री से। तो जो सिल्क होता है, एक सिल्क वर्म होता है, तो जो ये इससे हम कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। कोकून जो होता है, कोकून रेयरिंग एक इंडस्ट्री है, वहां पर जो एक सिल्क वर्म्स होते हैं, ठीक है, आप उससे कुछ मटेरियल लेते हो और उसके थ्रू आप वो उनको मशीन में डालते हो, हाथ से डालते हो, और उनके आप कपड़े बनाते हो, उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत सिल्की होते हैं, ठीक है। तो J&K became famous for producing high quality silk during the Dogra period. कोकून रेयरिंग इंडस्ट्रीज वेर एनकरेज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। श्रीनगर में इसकी इंडस्ट्री बनाई गई थी। हॉर्टिकल्चर यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ, फ्रूट फार्मिंग, ठीक है। दिस मेड कश्मीर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स फ्रूट्स, ठीक है। अब कुछ कल्चरल हाईलाइट्स है, ये हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, बस 5-6 मिनट लगेंगे। तो कौन कौन से कल्चरल लाइफ थे, कल्चरल लाइफ डोगरास में कैसे डेवलप हुई। एक बाबा जी, तो एक वुमेन है, एक वुमेन है, क्या है, एक वुमेन है, ये प्रोटेस्ट करती है। जो लैंडलॉर्ड्स ने यहाँ पर राज किया था, वो पीसेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि आप हमें अपना हाफ हाफ दो। सपोज अगर आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 100% है, तो आपको जो लैंडलॉर्ड्स आते थे वो आपको बोलते थे 50% हमें दो, क्योंकि हमें स्टेट को देना है। तो इसी के रिगार्डिंग इसी के अगेंस्ट बाबा जीतो, जो वुमेन है, ये जम्मू की है, वो इसके अगेंस्ट लड़ती है, प्रोटेस्ट करती है, वो फिर उसकी डेथ भी होती है इसी सेक्रीफाइस में। तो शी सिंपली क्या था, वो शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द काज ऑफ पीजेंट्स। इसके रिगार्डिंग एक डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो शी इज रिमेंबर्ड एज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड जस्टिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो, लाइक ए विलेजर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अनफेयर स्कूल रूल्स फॉर स्टूडेंट्स। कोई स्कूल रूल्स के अगेंस्ट जो अनफेयर है उसके अगेंस्ट आवाज उठाता है। तो बाबा जीतो वुमेन थी, एक सेंट थी, इसने भी ऐसे ही पीजेंट्स के लिए ये खड़ा हुई और जस्टिस के लिए लड़ा। तो दूसरा क्या है, रघुनाथ
थिएट्रिकल कंपनी है, ये सिंपली क्या है, एक ड्रामा है, थिएटर ग्रुप है जहाँ पर ड्रामा प्ले होते हैं, अवेयरनेस लोगों में आता है, एंटरटेनमेंट के लिए ये था, ठीक है। तो दिस इज सिंपली कल्चर। तो इसमें क्या हुआ, कश्मीरी प्रमोट हुआ, डोगरी कल्चर प्रमोट हुआ। इट इज लाइक ए ड्रामा क्लब इन स्कूल परफॉर्मिंग प्लेज अबाउट सोशल इशूज लाइक डाउरी है, चाइल्ड मैरिज है, ड्रग एडिक्शन है। तो ये सब सोशल इश्यूज आपके ड्रामा स्कूल क्लब में हो परफॉर्म हो गए। तो वैसे ही इस थिएटर में भी बहुत सारे प्लेज, एंटरटेनमेंट प्लेज होते थे। ये दिस वाज लाइक ए थिएटर टाइप। अब जो ये क्या है, ठंका पेंटिंग्स क्या है, ठंका पेंटिंग्स ये है बुद्धिस्ट, जो लद्दाख में आप देख सकते हैं इनकी पेंटिंग्स, ये बहुत ही कलरफुल पेंटिंग्स हैं, इनको बोलते हैं हम ठंका पेंटिंग्स। ये कॉमन कहाँ है, लद्दाख में। सो दे शोड इमेजेस ऑफ बुद्धा, गॉड्स एंड सीन्स फ्रॉम बुद्धिस्ट स्टोरीज। ये बहुत ही कलरफुल होती है, आप सर्च भी कर लेना, थंका पेंटिंग कैसी दिखती है, बहुत ही कलरफुल होती है। छाम्स क्या है, छाम एक डांस है लद्दाख का, मास्क डांस। आप जो आपका फेस है उसमें फेस के ऊपर आपका एक मास्क होता है और आप डांस करते हो, ठीक है। ये सोशल इवल्स को, जो कुछ गुड होते हैं या बैड इवल्स होते हैं, उनको ये डिपिक्ट करता है, उनको शो करता है। तो छाम क्या है, सिंपली एक ट्रेडिशनल डांस है किसका, लद्दाख का। मास्क डांस क्या है, लद्दाख का। इसको कौन परफॉर्म करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसको परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल टू शो विक्ट्री ऑफ गुड, गुड ओवर इवल, मतलब अच्छा बुराई पे अच्छाई दिखाना। इस डांस का मतलब यही होता था। तो आपको मतलब इसमें आपको खाली बस आपको समझ आ रहा है कि मैं इसमें उतना समझाने के लायक कुछ है ही नहीं। जो समझाना था मैंने आपको पहले ही बोला, बाकी तो बस आपकी सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट्स आए, पहले क्या था, फिर कुछ रूलर्स ऐसे आए थे, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए यहाँ पर, फिर अच्छी चीजें आई, ठीक है। तो हम इसका क्विक रिकैप करेंगे, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स में क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किए ताकि जो लोकल इश्यूज है वो भी अब डिस्कस होंगे। रोड्स बनाए गए, रेलवेज बनाए गए, कश्मीर को कनेक्ट करना है आउटसाइड द वर्ल्ड से, इरिगेशन, क्रॉप्स के लिए पानी डालना, हेल्थ केयर, फ्री चेकअप, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब इंप्रूवमेंट्स पब्लिक वेलफेयर मेजर्स में आते हैं। लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से मेजर्स यहाँ आए। सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर यहाँ एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। कल्चरल में क्या था, बाबा जो तो वुमेन थी, उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की प्रेजेंट के रिगार्डिंग। थिएटर था जिसने प्रमोट किया ड्रामास को, कल्चर को। ठंका पेटिंग्स क्या है, ये बुद्धास की कलरफुल पेंटिंग है, कहाँ, लद्दाख में। छाम्स क्या है, ये एक मास्क डांस है लद्दाख का। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। हम अब इसको क्विक रिकैप अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट